आजकल जो रह गया करीना, करिश्मा, प्रियंका, दीपिका, ऐश्वर्या, उसमें भी कुछ आपने लिखा है कभी? टिकट के बाद से गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं ख़ानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। जी मुझे सुकून है दरकार ज़िंदगी के लिए, जी टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। जी और जब देखिए कि नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमा कर, नवाजो जी सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमा कर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर जी कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर जी बनूंगा बाई से जहमत न मैं किसी के लिए, जी जी बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, जी। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। चेहरा तो गोरा पर दिल तो खानदानी काला है। वाह। चेहरा तो गोरा गोरा। पर दिल तो खानदानी काला है। दिल में न जाने क्या है पर जुबान शहद का प्याला है। वाह। कहता खुद को रखवाला है पर घर में सांप भी पाला है। कहता खुद को रखवाला उसके घर पर में घर में सांप भी पाला है। शायद कैफी किसी ने शांति को खत्म कर डाला है। बेवफा भी हो गया है बावफा, बावफा होली के दिन। मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन। जी जी। मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के होली दिन। के दिन। और ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, हाँ, ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, गई। जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन। कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो मैंने एक मिसरा लिया और इस पर 3 मिसरे अपने चस्पा किए कि शुक्र है छेड़छाड़ की तहमत, तहमत इल्ज़ाम, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती कैसा सुरमा लगा लिया उसने, जी कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसलिए कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। और मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, जी। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। ओह क्या आजकल मुशायरों में तवाइफें भी गाना गाने लगती हैं या मुशायरा करने? तो बहरहाल देखिए, अब जो शायरात आई हैं तो उसमें बहुत ठीक ठाक भी शेर कहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हैं उस तरह की, हो सकता है कोई। हिंदी का भी मुस्तकबल बहुत अच्छा नहीं है आप बिल्कुल अगले 15-20 साल बाद। आप क्या कह रहे हैं, हिंदी उर्दू दोनों को जी। एक समान। आप ही देखिए, हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं भी, जी तो हमारा जो इंटरव्यू तो वो अंग्रेज़ जी के लिए जाता है किसी जी, जॉब जी, के लिए। जी। तो बहरहाल क्या फ़ायदा। आजकल जो मैं हिंदी के पखवाड़ा आता है सितंबर में, तो उसमें होता है ऐसे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जी। कि काम कीजिए, आज का दिन हिंदी में ही होगा सारा काम। तो ये हो रहा है, बल्कि हमारी ज़बान हिंदी उर्दू ये तो एक ही ज़बान है, संस्कृत से निकली है, दोनों बहनें ही तो हैं। जी जी दोस्तों, आज के इस एपिसोड जिसका नाम है मुलाकात और बात में एक लीजेंड शायर, जिनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ उनका थोड़ा सा परिचय कराऊंगा। परिचय के मोहताज तो है नहीं, फिर भी दिखने में बहुत ही वो नर्म दिखते हैं, लेकिन अपने आप को बावला भी कहते हैं, लफंगों को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, और हसीना की तो बात छोड़ दीजिए आप। उनका नाम है सैयद इजाज़ुद्दीन, पॉपुलर मेरठी के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। तो पॉपुलर मेरठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त दिया आपका। जी, बहुत तशरीफ। दिन से तमन्ना थी कि आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप बड़ा मजाकिया कहते हैं। जी। सबसे पहले मजाकिया पे ही शुरू करते हैं। आपने ज़ुबैदा, हुमैरा, सबिहा, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सिनेमा। कौन सा सिनेमा दिखाते हैं साहब? आज दिखाया कि नहीं? देखिए, ये तो असल में एक शायरी है, उसमें मेरी तज़मीन, मैंने कुछ बुज़ुर्ग शोरा के मिसरों पर तज़मीन करता हूँ। जो क़ता आपने मुझे याद दिलाया, तो यह है ज़ुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूँ सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। तो बहरहाल ये मैंने एक बात कही है, समाज में जो हम बुराइयां देखते हैं तो जो महसूस करते हैं उसे हम अदब बनाते हैं, अपनी शायरी में लेकर आते हैं, ताकि समाज में की इस्लाह हो उन लोगों की।
तो उसी पैराए में ये कथा था। तो इसी तरह से हम जो समाज में देखते हैं ना जो बुराइयां हैं, तो हम वो सियासी हों और गैर सियासी हों तो उसे मंजर आम पर लाते हैं। तो बहरहाल एक मज़ाहिया शायर का तो इसके बाद आजकल जो रह गया करीना, करिश्मा, प्रियंका, दीपिका, ऐश्वर्या, उसमें भी कुछ आपने लिखा है कभी? नहीं दो उसमें चार लाइन। वैसे तो बहुत जो शायरी में बस यही असल में गज़ल थी, उसमें ये मुक्ता की कथा हो गया था। तो बहरहाल मैंने तो बहुत कुछ कहा है, तो मैं आपको बहुत सी शायरी सुनाऊंगा इस तरह की। अच्छा, एक और पॉलिटिक्स से था, उम्मीदवार मुझे भी बना दो। जी जी, वो मैं तो क्या आप सुनाता पॉलिटिक्स में जाना बिल्कुल। चाहते थे? बिल्कुल असल कई में बार कहा आपने कि एक बार उम्मीदवार मुझे भी बना। बिल्कुल तशकील भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए मैं देखता हूँ कि समाज में किस किस तरह के नेता हमारे सामने आते हैं और उनमें जो खूबियाँ होती हैं ज़ाहिर है वो सबको पता है कि किस क्या होते हैं। फिर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर नज़र भी नहीं आते 5 साल तक। तो मैंने उन समाज में उन्हीं को हदफ बनाते हुए बहरहाल मैंने एक आपने जो नज़्म मुझे याद दिलाई, ये है उम्मीदवार मैं भी हूँ। तो एक नेता में मैंने दिखाया है कि जो जीत जाते हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो वही खूबियाँ मुझ में भी हैं। तो बहरहाल मैंने समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की है उस नज़्म के ज़रिए, और उसमें बहुत लोग पसंद तो की जाती उसमें है। 4 लाइन जी सुना बिल्कुल, दीजिए मैं साहब। सुनाऊंगा। वो पूरी एक नज़्म है मेरी, लेकिन मैं हाजिर करता हूँ। इसका उन्वान है उम्मीदवार मैं भी हूँ। तो देखिए कि मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, मैं बेकरार हूँ मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और देखिए कि टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं ख़ानदान की इज़्ज़त भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। जी। मुझे सुकून है दरकार ज़िंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और जब देखिए कि नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमा कर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमा कर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा बाई से जहमत न मैं किसी के लिए, बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी। और देखिए कि मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊँ, संग कहते हैं पत्थर गौहर मोती, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊँ, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊँ, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊँ, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और एक नेता में जो खूबियाँ होती हैं, देखिए इस बंद में देखें कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, हर एक तरह की आशना हूँ मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ मैं। मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं, मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं, हज़ार राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, पेट भरने के लिए, हज़ार राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और जब जीत जाते हैं तो क्या होता है कि करूँगा कब्ज़ा मैं खाली पड़ी ज़मीनों पर, करूँगा कब्ज़ा मैं खाली पड़ी ज़मीनों पर, ना आए ताकि शिकन आपकी जबीनों पर, रहेगी ख़ास नवाजिश मेरी हसीनों पर। अवामी काम करूँगा आवाम के लिए, अवामी काम करूँगा आवाम के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और ये बंद देखें कि हंसो ना इस पे कि उम्मीदवार गंजा है, कि सख्त मेरे ख़यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है, मैं अच्छा शख्स हूँ अच्छे आदमी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और आखिरी बंद कि हुनर परस्त हूँ हर साहिब हुनर की कसम, फ़िराक़ो जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिमो शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊँगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। तो मैंने इस नज़र में बताया कि मैं सिर्फ असेंबली क्यों साहब, आप
पार्लियामेंट का भी 2-4 लफ्ज जोड़ देते। यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, शुरू किया है आपने। यहाँ से हो जाएगी फिर तो एक और आपका हमारे हिसाब से कंट्रोवर्सी वाला 4 लाइन शेर था, जो काम बस में था वो कर दिया मैंने, मुखालिफों को हर एक पर कतर दिया हमने। अब मेरी सुन लीजिए सर, अब देखना है इलेक्शन में कौन जीतेगा, सारा शहर लफंगों से भर दिया हमने शुरू किया था कि आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो देखिए, मैंने बताया ना कि नेता समाज में किस किस तरह की जो बुराइयां हम देखते हैं, नेता आते हैं तो उस पर 4-4 मिसरे, उसी में ये कथा भी है कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और देखिए कि पकड़े गए, 4 पंक्तियाँ देखें कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा, अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री, अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। और यही आपने कथा मुझे याद दिलाया कि जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, मुखालिफों का हर एक पर कतर दिया मैंने, अब देखना है इलेक्शन में कौन जीतेगा, तमाम शहर लफंगों से भर दिया मैंने। तो बाहरी लोग आ जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं। तो साहब इस पे मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। चेहरा तो गोरा पर दिल तो खानदानी काला है, चेहरा तो गोरा पर दिल तो खानदानी काला है, दिल में न जाने क्या है पर जुबान शहद का प्याला है, कहता खुद को रखवाला है पर घर में सांप भी पाला है, कहता खुद को रखवाला पर घर में सांप भी पाला है, शायद कैफी किसी ने शांति को ख़त्म कर डाला है। बहुत अच्छा है कैफी भाई, आप तो खुद बहुत अच्छे शायर हैं। बहरहाल समाज दुखती रगों पर, अभी एक आपके जो 6 मिसरे मैंने सुने, तो बहरहाल एक आपने भी उसी वही कोशिश की। जी नहीं, आप पे ही लिखा था हमने, ये भी 2-3 दिन पहले जब आपका ये 4 मिसरा था तो हमने सोचा कि इसको पलट के देखें कि अब क्या है। तरह का तो हमारा काम यही है। अब आप देखिए, इसमें आपने मुझे 2-4 कते और आपको सुनाऊंगा कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, जी जी, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और देखें कि हम देखते हैं कि समाज में जो हमारे नेता हमारे ऊपर बनकर आते हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, हालांकि हम लोग तालीम याफ्ता होते हुए एक ऐसे जो हर तरह से नाबलद है तालीम से, वो हमारे सामने हम एक बड़ा नेता बन के उभर के आता। तो देखिए कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते, और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, और रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, और बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। बहुत खूब। तो बहरहाल ये कोशिश रहती है, समाज को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं। और देखिए 4 के एक लीडर से कहा ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। एक लीडर से कहा ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूँ कहा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और देखिए इसी तरह से, क्योंकि आपने एक नेताओं के बारे में पूछा है, तो मेरी एक नज़्म है उम्मीदवार, तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक नेता जो गुंडा मवाली था तो वो अब ठीक हो गया है, तो आवाम से वादे कर बता रहा है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैंने सब बुराइयाँ छोड़ दी हैं, अब मुझे आप बस जिता दो। तो नज़्म का उन्वान है उम्मीदवार। तो देखें कि ज़रा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, करूँगा ना मायूस में गमज़दों को,
खिलाऊंगा खाना मैं फाका कशों को, खुशी दूंगा मैं बेकसों बेबसों को, दिलाऊंगा मैं नौकरी दोस्तों को, गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ। ओफ ओफ गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो खड़ा गया हो हूँ, गया हूँ। और तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ। फ़कत वोट मैं आपके चाहता हूँ, खुदा की कसम हर घड़ी आपका हूँ। गलत कह दिया है किसी ने बुरा हूँ, कभी था बुरा अब भला हो गया हूँ। कभी था बुरा अब भला हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया। खड़ा हो गया हूँ, और इलेक्शन में मैं भी खड़ा हूँ। किसी को मैं लूटूं ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफरत नहीं है। गलत काल लोगों की सोबत नहीं है, बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है। जी। गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ, ओश ओश। गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ। जी। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, और मेरी जीत है आपकी एक नज़र पर, बुलंदी की जानिब किस्मत सफ़र पर। सफर पर। हर एक लीडर आता है हर रोज़ घर पर, मिनिस्टर का साया भी है मेरे सर पर। हरीफों के हक में भला हो गया हूँ, दुश्मनों के हक में भला हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, और मुझे कामयाबी का सेहरा आता हो, मुझे कामयाबी का सेहरा, सेहरा आता हो। मुझे सुर्ख रुई का तोहफा आता हो। मैं कतरा सही मुझको दरिया आता हो, मोहब्बत के दामन का साया आता हो। मैं अब तो गुलाम आपका हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। आखिरी बंद कि जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा, तुम्हारी ही खातिर जीऊँगा मरूँगा, तुम्हारे खिलाफ अब ना कुछ सुन सकूँगा, खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा। मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ, ओफ ओफ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। तो बहरहाल आपने शुरू में नेताओं के बारे में कहा, और अब ये बताएं साहब, रुलाना तो बड़ा आसान काम है, कोई भी किसी को रुला देगा, बिल्कुल लेकिन हंसाना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये हुनर आपने कहाँ से सीखा? देखिए, मेरी जो इब्तदा हुई वो फैज़ामेंटल कॉलेज जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, तो क्योंकि ये सन 77-78 के आसपास की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन दिनों मैं हाई स्कूल में था। हमारे फैज़ामेंटल कॉलेज में तो हमारे जो क्लर्क थे, हेड क्लर्क, वो थे हफीज़ मेरठी साहब। वो बहुत बड़े नामवर शायर थे मेरठ के, और बहुत मशहूर हैं वो। तो उस ज़माने में हमारे पूरे हमारे कॉलेज का, हमारे शहर का सब अदबी माहौल था। उस ज़माने में शेर व शायरी से सभी शगफ रखते थे, वो गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो। तो इस तरह की काव्य गोष्ठियाँ, इस तरह की महफिलें, मुशायरे नशिस्तें जगह जगह शहर में भी होती थी, और हमारे कॉलेज में भी हुआ करती थी। उस ज़माने में दिलावर फिगार एक बहुत नामवर शायर थे, वो उन दिनों पाकिस्तान चले गए थे, तो बहरहाल उनकी यादें ताज़ा थीं। तो हमारे कॉलेज में तमसीली मुशायरे हुआ करते थे, तो हम किरदार अदा करते थे मुख्तलिफ़ शायरों के। कोई गालिब बनता था, कोई मीर बनता था, कोई अकबर इलाहाबादी बनता था। तो हमने भी दिलावर फिगार का रोल किया तमसीली मुशायरे में। तो वहाँ से क्योंकि मेरी इब्तदा जो हुई थी वो संजीदा शायरी से थी, लेकिन मेरा जो अंदाज़ कुछ इस तरह से था पढ़ने का कि लोग उस संजीदा शायरी पे भी लोग हंसते थे। तो उस पर मेरे असातिज़ा ने मुझे मशवरा दिया कि एजाज साहब, आप जो है ना इसको मिज़ाह में आए, क्योंकि दिलावर फिगार तो चले गए, मिज़ाहिया शायर बहुत कम है हिंदुस्तान में। तो आप आएंगे तो एक संजीदा तो बहुत है हर तरफ, हमारे मेरठ में भी बहुत शायर हैं। तो उस पर एक मेरा शेर भी था कि हमारे शहर में है पॉपुलर बहुत शायर, सब आए तो कई दिन का मुशायरा होगा। तो बहरहाल वो सोचते हुए फिर मैंने मिज़ाहिया शायरी तैयार की। अब फिर मैं, क्योंकि ये नशिस्त से होती रहती थी, ऑल इंडिया रेडियो के एक न्यूज़ रीडर थे जाहिद अली ख़ान साहब, वो यहाँ इन नशिस्तों में मेरठ तशरीफ़ लाया करते थे। तो उन्होंने मुझे उर्दू सर्विस, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से मुतारिफ़ कराया। तो नई नस्ल एक रोशनी एक प्रोग्राम आता था, उसे सुरैया सईद साहिबा देखा करती थी। तो बहरहाल उन्होंने मेरा वहाँ नाम लिखवा दिया था। तो मैंने फिर वहाँ कलाम पढ़ना शुरू किया। तो मेरा तखल्लुस उस वक्त एजाज़ी था। तो लेकिन फिर मुझे लोग जब रेडियो सुनते तो कहते यार तुम्हें कल रेडियो पर सुना। उस ज़माने में रेडियो बहुत सुना जाता था, और ख़ासकर ये उर्दू मजलिस और ये उर्दू सर्विस वगैरह। तो लोगों ने मुझे 12 प्रोग्राम सुनते थे, फिर हमने सभी जगह लोगों से कहा भी कि आज रेडियो पर प्रोग्राम आएगा।
तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत पॉपुलर हैं, कल ही आपका प्रोग्राम सुना था। तो वहाँ से एक तहरीक हुई कि क्यों तो ना वो हम पॉपुलर तखल्लुस कहा। पॉपुलर रखा जाए। अच्छा, इसलिए आपने उसको तो उस फिर दिन से। मैंने तखल्लुस जो था, क्योंकि रेडियो से आता था, पूरी दुनिया में लोग सुनते थे और मशहूर भी था उस नाम से, तो फिर मैंने एजाज पॉपुलर, पॉपुलर मेरठी, मेरठ से ताल्लुक़ था, तो पॉपुलर मेरठी ये नाम, और फिर चल निकला ये शुरू शुरू में। तो अच्छा साहब, ये शायद आप पहले होंगे जो नज़म भी पढ़ते हैं और कविता भी पढ़ते हैं, कवि सम्मेलन में भी जाते हैं, मुशायरा में भी जाते हैं। तो ये दोनों को एडजस्ट कैसे करते हैं आप? देखिए, मेरा तो शुरू से इब्तदा शुरुआत जो हुई वो कवि सम्मेलनों से भी हुई और मुशायरों से भी हुई, तो बिल्कुल बराबर। अब देखिए, मैं अब ये होली के प्रोग्राम रहे तो इनमें मैं कविता भी चलती रही, कवि सम्मेलन भी हुए, होली से मुतालिक बहुत से ख़तें भी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी सुना दूंगा, गज़ल के चंद शेर। तो क्योंकि होली भी थी अभी, कुछ दिन गुजरे, तो अभी होली के प्रोग्राम भी थे, गज़ल के चंद शेर उस पर भी देखे। तो मैंने असल में उस पर भी ये पैगाम दिया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैं आपकी कौमी यकजहती पर मेरी एक नज़्म है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए कि बावफा भी हो गया, बेवफा भी हो गया है बावफा होली के दिन, बेवफा भी हो गया है बावफा, मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन, मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन। और ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन, जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन। और शेर देखें तश्कील भाई कि ईद के दिन मैंने जब पूछा कि अब कब आओगे, ईद के दिन मैंने जब पूछा कि अब कब आओगे, मुस्कुराकर उसने यूं मुझसे कहा ओफ होली के दिन, ओफ, जी 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 जी, बहुत खूब मुस्कुराकर साहब, उसने यूं मुझसे बहुत कहा खूब, बहुत खूब। होली के दिन, और देखना जाऊंगा उसके साथ होली खेलने, देखना जाऊंगा उसके साथ होली खेलने, रह नहीं सकता कोई मुझसे खफा होली के दिन, रह नहीं सकता कोई मुझसे खफा होली के दिन। देखिए, जब होली आती है तो हमारा जो मौसम है वो भी बहुत कुछ चेंज बदल जाता है। तो इस पर देखिए शेर कि आज से मौसम की तब्दीली यकीनी हो गई, आज से मौसम की तब्दीली यकीनी हो गई, दर हकीकत ये पता मुझको चला होली के दिन, दर हकीकत ये पता मुझको चला होली के दिन। और ये शेर देखें मक्ता कि कुछ ना कुछ है पॉपुलर रंगीन मैं भी हो गया, मैंने भी उसके लबों को छू लिया होली के दिन, मैंने भी उसके लबों को छू लिया होली के दिन। तो बहरहाल सभी का ख्याल रखना एक पड़ता है। आपने और कहा था, हमने कहीं गूगल में पढ़ा है, आपने कभी कहा था कि आपको 12वीं क्लास की एक महबूबा थी, आपने कहा था, जिसकी शादी हो गई। क्या उसको भुलाने के लिए आपने हास्य कवि, चूँकि 12वीं क्लास तो आप भी बहुत पहले 12वीं, उसी सब से आप ये। नहीं देखिए, ये होता है कि आदमी इब्तदा में इश्क वगैरह इस तरह के उनसे भी गुज़रता है, तो कहते हैं कि जो उससे सदमा मिलता है मसा आपने भी क्या सवाल किया। तो सर हमने बहरहाल तो गूगल फिर में वो देखा एक है और संजीदा जी, शायर बनता है जी। तो, लेकिन खैर हालांकि मैं तो मिजाज शायर हूँ, लेकिन मेरे साथ उस तरह का सिलसिला नहीं रहा। तो लेकिन बस एक रास्ता मिलता चला गया और फिर बुज़ुर्ग शायरों को पढ़ता रहा, तो उनसे एक तहरीक मिलती रही और उनके जो मशहूर मिसरे थे उनको भी तज़मीन करता रहा। तो मैंने गालिब के बहुत मशहूर जो काफ़ी मशहूर मिसरे थे उनको सबको गिरा लगाई मैंने, 3 मिसरों पर एक मिसरा अपना चस्पा किया, तो उसको तज़मीन मैंने किया उन मिसरों को। तो आप ये देखिए गालिब का बहुत मशहूर शेर है। तो तभी से ये शायरी जब मैं मंजर आम पर आया, इस तरह की शायरी पढ़ी तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो देखिए गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो मैंने एक मिसरा लिया और इस पर 3 मिसरे अपने चस्पा किए कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, तोहमत इल्ज़ाम, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती, कैसा सुरमा लगा लिया उसने कोई सूरत नज़र नहीं आती, कैसा सुरमा लगा लिया उसने कोई सूरत नज़र नहीं आती। और मैं 89 में जब पाकिस्तान गया
तो एक इंडो पाक मुशायरा था, उसमें तंज़ो मिज़ाह के सारे पाकिस्तानी शोरा थे। इत्तेफाक से मुझे वीज़ा मिल गया था और उस मुशायरे में मैं गया, तो वहाँ मेरे 2 ख़तें बहुत मशहूर हुए। एक तो बहादुर शाह ज़फ़र के मिसरे को मैंने उसको गिरह किया था, तज़मीन किया था कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो इसलिए कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में, और मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ओह तो वहाँ और फिर एक कथा और था कि कब से परदेश में है घर की नहीं ली सुध भी, एक बच्चे की खबर आज भी आ रही है, उनको परदेश में कुदरत ने ये बख्शी इज्जत, वो बयाबा में और घर में बाहर आई। तो बहरहाल ये, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग बाहर थे उस ज़माने में जॉब के सिलसिले में, तो बहुत पसंद किए गए। अच्छा साहब, अब ये बताएं कि शायरी के लिए कोई उम्र होती है क्या? नहीं नहीं, कोई उम्र नहीं। देखिए तो तहरीक होती है। अब क्योंकि हमें एक अदबी माहौल मिला, हमारे घर में अदबी मुशायरा महफिलें होती थी, मेरे वालिद साहब को भी बड़ा इसी से शौक था। जुड़ा 2 सवाल है। एक तो शायरी की उम्र नहीं होती है, आपने कहा नहीं होती है। क्या आजकल मुशायरों में तवाइफें भी गाना गाने लगती हैं या मुशायरा करनी? नहीं नहीं, वो देखिए आपने सही कहा कि एक मैंने उस पर भी कहा तरन्नुम से मुताल्लिक, एक तरन्नुम से आशना शायर थे रवाना बराए कलकत्ता, कह रहे थे कि सिर्फ मेरे लिए एक शायर का कट गया पत्ता। तो बहरहाल देखिए अब जो शायरात आई हैं तो उसमें बहुत ठीक ठाक भी शेर कहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हैं उस तरह की, हो सकता है कोई एक किसी आपके उस्ताद- साथी शायर हैं, जी ये उनसे सवाल निकाल के उन्होंने कहा था कि अब गैरत नहीं है स्टेज पे और तवाइफों के बीच में मैं शायरी नहीं करता, उमर भी ऐसे ही है। बहुत मशहूर शायर हैं, आप जानते होंगे शायद उनको, बड़ा मनव्वर राना साहब ने कहा था। और यही सवाल हमने पूछा था मंजर भोपाली साहब से, ऐसे ही मिलने गए थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा था। नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब सभी लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से मुशायरों में, और उसमें मोतबर शायरा भी हैं, और हम किसी को क्या बिला वजह इल्ज़ाम दें, तो वो होता है, किसी उस्ताद भी ले आते हैं, कुछ इस तरह का भी होता है, गैर शायर भी आ जाते हैं, उन्हें कोई असातिज़ा कोई हाँ, गज़ल किसी दे से देते हैं, लिखवा लिया, लिखवा लिया, आगे पढ़ लिया। तो लेकिन अब लोग उनसे कहते हैं, अब वो तो बहरहाल मैं इस पर क्या आपको बताऊँ, सब छोड़िए ये सब बातें। अब एक पर्सनल साहब, आप 40-45 साल से शायरी करते हैं, आज तक आपको रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, कोई पद्मश्री कोई पद्म भूषण क्यों नहीं मिला? जबकि देखिए ऐरे गैरे को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं खुद देखता नाम भी हूँ। बता दूंगा आपको, पहले आप जवाब दें। नहीं, अब हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई काम भी नहीं है, कोई वर्क भी नहीं है किसी शायरी में, और जब उन्हें एहसास तो होता है, बहरहाल आप देखेंगे मेरा रूम जाके, उसमें हर तरह का अवार्ड है जो मुझे मिले हैं बहुत सी अंजुमनों से, चाहे वो यूएसए में गया हूँ वहाँ मिले, और आपके पाकिस्तान अदबी महफिलें जहाँ जहाँ हुई उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मुझे पसंद नहीं किया तो है मेरी पद्म शायरी को। भूषण पद्मश्री हाँ, का आपको तो लेकिन कुछ ख्वाहिश है एक या कुछ? चापलूसी का एक सिलसिला है, क्या है, अब वो हमसे नहीं हो पाया बस। तो मैंने कहा कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। तो ये तो एक सीधी सी बात है, मैंने आम बात की है, जी। मतलब इसमें किसी नेता को मैंने बुरा नहीं कहा। अपने समाज में जो बहुत से नेता हैं, मैंने तो समाज में उन जगहों पर उंगली रखी है कि जहाँ मुझे लगा कि यहाँ ये बात मुझे कहनी चाहिए। तो हालांकि बहुत से नेता हमारे दोस्त हैं, वो मुझसे खुद पढ़वाते हैं कि यार पढ़ो, तो ये एक इस्लाही पहलू है, और उसमें मैं सिर्फ इस वजह से कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो फिर कौन कहेगा। मैं एक मिज़ाह में लिखता हूँ, तो मुझे तो एक देखिए, आईना तुम ज़रूर, मेरी गज़ल का शेर है कि आईना तुम ज़रूर दिखाओ उन्हें, मगर पहले तमाम शहर के पत्थर समेट लो। तो आप बताओ उन्हें कि भाई आपके अंदर ये खामियां हैं, उन्हें आप ठीक कीजिए। तो बहरहाल एक तरह से इस्लाह होती है। तो मैं तो हमेशा कभी भी जो बुराई देखी है उसको कहा है,
लेकिन किसी पर्सनल किसी नेता पर या उस पर आम बात की है, नहीं तंज है, बिल्कुल आम बात की है। इसको कहीं भी किसी महफिल में, चाहे मैं पूरी दुनिया में, देखिए मैं पढ़ता हूँ शायरी, तो मेरी शायरी को हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। वो इस वजह से कि मैं बिल्कुल एक सीधी बात करता हूँ, और जो मैंने बहुत से मिसरे लगाए वो भी सही, किसी की दिल आज़ारी कभी नहीं की। और वो शायरी भी नहीं होती कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ इस तरह से कहूँ, किसी की दिल आज़ारी कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगे कि मैं अच्छा साहब, कविता कहते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं, भोजपुरी कविता भी आपने की? नहीं, भोजपुरी तो नहीं की, लेकिन मैं एक आम फहम ज़बान है सैले मुमतना जिसे कहते हैं, मतलब उसमें शायरी करता हूँ। वो हिंदी वाले भी बहुत पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है, हिंदी वाले बहुत से उर्दू सीख रहे हैं, और हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं, उन्हें उर्दू आती है, और वो उनका तलफ़ुज़, उनका उच्चारण जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। और वो गज़लें कह रहे हैं, शायरी से, शायरों से जुड़ रहे हैं एक तरह से। और जो इससे अलग रहता, वो बहरहाल लताई पे चुटकुलों पर आ जाता है, तो उसे तो बहरहाल हर तरह के लोगों को पसंद किया अब जाता है। एक और लास्ट है, आज के हालात हाजरा पर, बिल्कुल नया, जो आपने पढ़ा नहीं हो, कहीं रिजर्व में रखा हो, उसको सुना दीजिए। लीजिए, मैं एक नज़्म आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल ताज़ा है वो। देखिए, मैं तो हर उस पर बहुत सी नज़में, कोई गज़ल के शेर भी मैं पहले आपको सुनाता हूँ। ये गज़ल के शेर देखिए आप, बिल्कुल बहुत छोटी सी बहर है कि बने हो जो रहबर वगैरह वगैरह, बने हो जो रहबर है शोहरत का चक्कर वगैरह वगैरह, है शोहरत का चक्कर वगैरह वगैरह, और मेरे साथ खुद बैठकर पी चुके हैं, मेरे साथ खुद बैठकर पी चुके हैं खुमार और सागर वगैरह वगैरह, खुमार और सागर वगैरह वगैरह। ये सच्चा शेर भी है, क्योंकि मैंने खुमार साहब को और सागर आज़मी साहब को बैठे हुए शराब पीते, क्योंकि मेरे ज़माने में मैंने उनके साथ सफ़र भी किए हैं, बहुत से मुशायरे पढ़े। पहला सफ़र 94 में अली सरदार जाफरी मरहूम और खुमार बाराबंकी साहब के साथ मैंने USA का किया। हुस्टन का बहुत मशहूर मुशायरा है, तो उसमें मैं उनके साथ रहा। मेरे साथ अमेरिका रहे, तकरीबन 10-12 शहरों में मुशायरे पढ़े। फिर हिंदुस्तान में तो सभी जगह वो साथ रहते थे। तो बहरहाल मुझे खुशी ये है कि मैंने, और अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, तो मैंने बुज़ुर्ग शौरा के साथ मुशायरे पढ़े, कलाम पढ़ा, और उनकी मोहब्बतें मुझे हासिल रही। अच्छा साहब, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, दाग दहलवी, अल्लामा इकबाल की शायरी और आजकल की शायरी किस तरह की है? समानताएं अगर हिंदी में पूछें। देखिए, उस वक्त जो दौर था वो शायरी का ऐसा दौर था कि उसमें हम महदूद थे। अगर कोई गज़ल लिख रहा है तो वो गज़ल में महबूब, गज़ल के जो लग़वी माने हैं वो महबूब से बात करने से मुराद है ना। तो हम सिर्फ अपने महबूब की खूबियाँ बयान करते थे। लेकिन मौजूदा दौर में मसाइल हैं, हमारे साथ परेशानियाँ हैं। तो आज का जो शायर है, तो वो उस ज़माने की शायरी में, आज की शायरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज के दौर में जो शायर है, वो जो अपने मसाइल हैं उसके सामने के, उन्हें भी गज़ल में लेके आता है। तो बहरहाल वो सारी बात करता है हर एक शेर में। तो वो भी मैं गज़ल ऐसी सुनाऊँगा आपको। तो उस वक्त गालिब, देखिए गालिब तो आज भी गालिब हैं, जो बुज़ुर्ग शायर हैं हमारे, उन्होंने अदब को एक माला माल किया है हमारे। तो उनके कलाम को पढ़ के हमें भी तहरीक होती है। तो बहरहाल हम भी शायरी करते हैं। तो रास्ता तो उन्होंने ही दिया है ना हमें। तो सबसे पहले हमारे जो पहले साहिब दीवान शायर थे कुली कुतुब शाह थे, और फिर उसके बाद तो ये सिलसिला जारी और सारी है। तो हज़ारा हमारे मेरठ में भी हज़ारों शायर हुए, उस ज़माने में नामवर हुए पूरे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान में। लेकिन मौजूदा दौर में जो अब शायर हैं, तो उनमें बहुत से ऐसे शायर हैं कि वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन समझने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हाँ, उस दौर बड़ा अफसोस ये होता है कि हमारी शायरी को उस तरह से अप्रिशिएट समझ नहीं पाते लोग। तो हमें भी बहुत नीचे उतर के शायरी करनी पड़ती है ताकि लोग समझ लें। और भी देखा होगा आपने, आजकल मुशायरों में, क्या कवि सम्मेलनों में लताइफ जो है वो भी हावी हो रहे हैं।
तो शायर जो ना लतीफ़ों का सहारा ले रहे हैं, वो सिर्फ पब्लिक को कि वो किसी तरह से हंसें और दाद दें। तो ये लेकिन वो बुरी बात है कि अगर एक शायर है तो उसे अपने बहर और अदीब काफ़िए से जुड़ा रहना चाहिए, और एक अदब की खिदमत कर रहा है तो वहाँ से नहीं हटना चाहिए। लेकिन बहुत से शायरों ने समझौते भी किए। आज के शायर प्रोफेशनल ज़्यादा हैं सर। बिल्कुल। प्रोफेशनल का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं कि वो देखिए, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया है, इसलिए शायरी का जो नहीं मेयार देखिए, है वो गिर गया है। नहीं शायरी का मेयार भी देखिए आजकल, उस ज़माने में जो शोहरा थे मुशायरों में सफ़र भी करते थे, जाते थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। तो उसी दौर में बहुत से लताइफ भी कि एक साहब डॉक्टर के पास गए तो कहने लगे साहब ये, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने 10 तरह की बीमारियाँ बताई, तो उन्हें फिर पता लगा कि ये तो शायर है। तो उसने कहा आप पहले खाना तो खा कर आए, कुछ तो खाएं। तो बहरहाल इसी तरह के लतीफ़े बहुत से शायरों से मंसूब कर दिए गए। तो लेकिन आज का शायर, उसको सब कुछ मिलता है, इज़्ज़त दी जाती है, तो बहरहाल वो ज़रूरी है क्योंकि आजकल मुशायरे, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो मुशायरे होते हैं उसमें क्योंकि बजट होता है मुशायरों का, 5-5 10-10 लाख का भी बजट होता है जो बड़े मुशायरे होते हैं। अब शायर भी समझ गया कि ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो उनके हाथ ना लगे तो वो हिसाब मांगते हैं। लेकिन हम बहुत सी महफिलों में जाते हैं जहाँ पैसा नहीं होता और वो हमसे कहते हैं हम जाते हैं पढ़ के आते हैं। अभी परसों एक मुशायरा था, अवार्ड फंक्शन था, उन्होंने कहा कि हम आपको ये कर देंगे, लेकिन हमने उनसे कोई ज़्यादा राह की कोई बात नहीं की, लेकिन पढ़ा, उन्होंने हमें एजाज़ भी दिया, एक अवार्ड भी। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक इस तरह का होता है, जहाँ हमें लग जाता है कि यहाँ पैसा है तो वहाँ तो डिमांड रखी जाती है। आजकल तो देखिए आप फिल्म में एक्टरों को देख लें, फिल्मों में आप ये पता लगा कि 16-16 करोड़ कितना करें। एक पठान फिल्म आई, 3 घंटे बैठ के देखते हैं आदमी, है ना, और फिर मार धाड़ शोर शराबा, और वो अरबों रुपए का बिजनेस करके निकल जाती है। समझ रहे हैं ना, शायर को क्या मिलता है कुछ भी। लेकिन अगर शायर अगर इस दौर में ले रहा है पैसे, मैं उसे बुरा नहीं समझता। नहीं साहब, पैसे लेना बुरा नहीं है, लेकिन इतना पैसा लेना, नाम नहीं लूँगा मैं, आपकी बिरादरी के 2-3 शायर को, जवान जवान शायर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 साल उम्र होगी, और ताली लोग खूब बजाते हैं। 5 लाख रुपया है उनका फीस, 3 लाख रुपया फीस है उनका। अब देखिए उन्होंने बहरहाल अपने आप को इस तरह का बना लिया है, उन्हें मिल भी जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो कहते हैं मेरठ कि पेपर, जैसे मेरठ पॉपुलर को कितना मिलता है? पॉपुलर मेरठ ही जी। देखिए मैं तो जो मांगता हूँ मुझे मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं। चाहे मैं अगर मैं मुझे पता लग जाता है कि ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन किस तरह का, तो मैं उस तरह की डिमांड रखता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, ऐसी बात नहीं। तो सभी हो जाता, सभी। एक साहब सुनिए, आपने भी अल्लामा इकबाल को बहुत सा, जी जी। एक दो लाइन सुनिए। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। तो हमने सोचा कि अगर अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते, अब मैं कभी इंटरव्यू करता तो उनको ये सुनाता, बेगाने ना हो चाहे पर अपने तो बहुत हैं खुश, मैं ज़हर हलाहल को जब कहने लगा कंद, उन प्यार के दरों को जो हमने मिलकर खोला, नफ़रत की आंधी ने उन सब को किया बंद। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर होते तो उनको मैं सुनाता कि सर मैं आपके ये 2 लाइन को ये 4 लाइन में मैं एक्सपेंड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल हालात, अब आपने देखिए 2-3 बातें ऐसी की, एक तो अपने अवार्ड के लिए मुझे बताया। देखिए हमारे बुज़ुर्ग सर सैयद जो थे, उनका एक यूनिवर्सिटी बनाई पूरी दुनिया में, वो तालीम, वो दरसगाह से जो तालीम हासिल करके लोग गए। तो हम पूरे हिंदुस्तान से बाहर ही मुशायरे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग हैं जो मुशायरे और इस तरह की अदबी मैं भी महफिलें अलीगढ़ करते से हैं। ही हूँ हाँ साहब, तो जाहिर है। इंजीनियरिंग हमने हाँ, अलीगढ़ से ही माशाल्लाह किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो साहब मैं तो सभी जगह जाता रहा हूँ, और तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने कितना कुछ किया। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न भी मिल जाता है, लेकिन उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, गालिब को नहीं मिला। तो जिनका अदब में कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा काम किया,
तो अवार्ड का साहब, तो पॉपुलर मेरठी को नहीं मिला और कंगना रनावत को पद्म देखिए। श्री पद्म भूषण मिल गया। मुझे तो अफसोस इस बात का, उस वक्त नाम नहीं खोल रहा था मैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि सब लोग जानते हैं। और मेरी शायरी का ये है कि मुझे 50 साल हो गए, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे हर, चाहे वो नेता हो, गैर सियासी हो या गैर सियासी हो, सब जानते हैं और इज्जत भी मिलती है। लेकिन हाँ, इस पहलू पर बहरहाल मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हालांकि आपका एक काम भी है, आप एक ज़माने से पढ़ रहे हैं, एक वर्क है आपका, हम आप गूगल पे सर्च करें कहीं भी, और आपके सुनने वाले भी मिलियन और पता नहीं कितना लोग सुनते हैं आपको। तो बहरहाल आपके लिए तो ये, तो मैंने कहा चलिए जब अल्लाह हाँ, को बोलते हैं मंजूर ना, होगा। आपके लिए तो बनता है ये। तो शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा, तशकीर भाई। आजकल के नौजवानों के लिए चार मिसरा कोई बता दीजिए, क्या करना चाहिए अगर कोई शायर बनना चाहे तो, आजकल के नौजवान को। देखिए, मैं आजकल के नौजवानों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं शायरी के, तो उन्हें सबसे पहले जो तालीम है हमारी, उसको हासिल करना चाहिए, उर्दू को। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे शायर मुशायरों में हैं कि वो शायर तो उर्दू के हैं, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी में है ना, किसी और ज़बान में है, तो वो उर्दू से नाबलद है। तो अफसोस ये होता है कि एक उर्दू के नाम से वो एक बड़ा शायर है ना, उसको रोज़ी रोटी भी उसे उर्दू से मिल रही है, तो वो पता नहीं क्यों उर्दू सीखता क्यों नहीं। लेकिन साहब, उर्दू का या हम तो कहें हिंदी का भी मुस्तकबल बहुत अच्छा नहीं है आप बिल्कुल अगले 15-20 साल। आप क्या कह रहे हैं, हिंदी उर्दू दोनों को एक समान। आप ही देखिए, हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं भी, तो हमारा जो इंटरव्यू, तो वो अंग्रेज़ से लिया जाता है किसी जॉब के लिए। तो बहरहाल क्या फ़ायदा। आजकल जो मैं हिंदी के पखवाड़ा आता है सितंबर में, तो उसमें होता है ऐसे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कि काम कीजिए, आज का दिन हिंदी में ही होगा सारा काम। तो ये हो रहा है, बल्कि हमारी ज़बान हिंदी उर्दू ये तो एक ही ज़बान है, संस्कृत से निकली है, दोनों बहनें ही तो हैं। तो बहरहाल एक तासुब की नज़र से क्यों देखा जाए, ये संस्कृत इनकी माँ है एक तरह से। और क्योंकि ये तो लश्करी ज़बान है, उसमें फ़ौज में मुख्तलिफ़ लोग होते थे, अलग अलग भाषाएँ बोलते थे, वहाँ से ये मिली। और सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान है, पूरी दुनिया में अगर आप कहें कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में वही लोग तो बोलते हैं कराची में जो मुहाजिर कहलाते हैं, जो यहाँ से गए हैं। बाकी तो वहाँ तो वो हैं आपके कराची में पश्तो बोली जाती है, कहीं सिंधी बोली जाती है, तो बहरहाल मुख्तलिफ़ ज़बानें, लाहौर में वो पंजाबी बोली जाती है। तो सिर्फ वही लोग उर्दू बोलते हैं, उसके लिए वहाँ भी वो काम कर रहे हैं। चाहे मैं यूएसए गया, पूरी दुनिया में जहाँ भी सफ़र किया, सिर्फ हिंदुस्तानी लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए वो जगह जगह काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अदबी महफ़िलें बनाई हुई हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो रियाद हो, चाहे वो अमेरिका हो, न्यूयॉर्क, डैलस, शिकागो। तो इतना काम हो रहा है, तो वो अपनी ज़बानों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदी के लिए भी कर रहे हैं, उर्दू के लिए भी कर रहे हैं, तो ताकि ये ज़बानें ज़िंदा रहें। चलिए साहब, एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे दिल से हमने आपके दिल से निकलवा ली बहुत सी चीज़। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। और तशकील भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तशरीफ़ लाए। और बहरहाल एक बुक भी है जिसमें तमहीद आपका ही है, अभी छपने गया है, अच्छा, गुब्बारे कैफी। गुब्बारे कैफ़ी, अभी छप जाएगा तो आपके पास भेजूंगा। हमने उर्दू हिंदी दोनों किया है, इसलिए हम छोड़ नहीं रहे हैं, एक तरफ उर्दू एक तरफ हिंदी। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आपका जो वर्क है, जो काम है, वो मैं, आपने जो मुझे किताब दी थी जी, वो तफसीर से मुताल्लिक़, वो मैं लाया, तो एक तो मेरे कोई दोस्त ले गए थे, और मेरी बेटी उसमें उनके मुताले में रहती है। वो हालांकि उर्दू से कर भी रही है कुछ कोर्स वगैरह, वो पढ़ाती भी है न्यूयॉर्क में, उसकी कुछ क्लासेस वगैरह ऑनलाइन, तो उसमें वो कर रही। तो वो बहुत कुछ, बेटे ने भी किताब को पढ़ा आपकी। और बहरहाल मेरे लिए बहुत सआदत की बात है कि आपने मुझे। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात और फिर बात। एक हमारा प्रोग्राम का नाम ही है मुलाकात, उसके बाद फिर बात। चलिए, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे आज पॉपुलर मेरठी साहब, जिनके दिल से बहुत कुछ हमने निकलवा लिया। ये मंच पे तो बोलते ही थे, लेकिन इतना संजीदगी से यहाँ पे बुलवाना इतना आसान काम नहीं था। इन्होंने भी बड़े दिल से बोला। अब आज का इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।